नमस्ते आप सबको। आई कार्ड के वेबिनार सीरीज में आज यूपी पे चर्चा करने के लिए आप सबका स्वागत है। हमारे साथ इस वेबिनार में 2 ब्लॉक एक्सपर्ट्स और 2 आई कार्ड टीम के मेंबर्स जुड़े हुए हैं। प्रदीप पांडे जी जो हमारे ब्लॉक एक्सपर्ट हैं, हमको महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के कुछ ब्लॉक्स की जानकारी देते हैं। इनकी जो संस्था है सृष्टि सेवा संस्थान, वो एजुकेशन, विमेन्स इश्यूज, एडोलेसेंट इश्यूज और लाइवलीहुड के कई मुद्दों पे काम करती है। मोहनलाल गुप्ता जी कुशीनगर के कुछ ब्लॉक्स की हमको जानकारी देते हैं। उनकी संस्था जो है समुदाय कल्याण एवं विकास संस्था, वो लाइवलीहुड और मतलब जो आजीविका के इश्यूज और जो पिछड़ी कम्युनिटीज हैं उनके साथ काम करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपका समय देने के लिए हमको आज इस वेबिनार के लिए। थैंक यू। अंकित मौर्य एंड सौम्या ये दोनों आई कार्ड टीम के सदस्य हैं। पिछले 3-4 महीनों से ये यूपी और कई अन्य क्षेत्रों में ब्लॉक एक्सपर्ट्स से कोविड के चलते किस तरह। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द पैनल विद अस टुडे। मेरा नाम नबीला है। मैं भी पिछले कुछ 3-4 महीनों से प्रोजेक्ट आई कार्ड के साथ जुड़ी हुई हूँ और अंकित और सौम्या की तरह ही यूपी और कई अदर दूसरे क्षेत्रों में ब्लॉक एक्सपर्ट से बात करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के जरिए हम पिछले 3-4 महीनों से आप जैसे ब्लॉक एक्सपर्ट्स से जुड़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं क्या क्या चीजों पे परेशानियां लोगों को आ रही हैं कोविड के चलते, उस पर बात कर रहे हैं। तो हमें इस दौरान कुछ पैटर्न्स नजर आए हैं जिसमें हम कुछ डोमेन्स हैं जो उभर के आई हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा परेशानी का मुद्दा बन चुकी है लोगों के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम उन चीजों पे बात करें आपसे, आप लोगों के विचार लें और आपसे चर्चा करें और उस चीजों के बारे में। वेबिनार की शुरुआत करने से पहले मैं बाकी जो लोग हमारे साथ कॉल पर हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक संडे मॉर्निंग को हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप हमें चैट विंडो पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल हम कोशिश करेंगे कि उनको अंत में हम लोग उठाएंगे। तो आप चैट विंडो पे उन्हें लिख सकते हैं और हम उनको जरूर से हमारे जो ब्लॉक एक्सपर्ट्स हैं उनको पेश करेंगे और फिर वो उनको हमारे को उस चीज का जवाब देंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, जो यूपी में हमने देखा पैटर्न के हिसाब से कि एक चीज बहुत ज्यादा जो लोगों के लिए परेशानी का मुद्दा बनी है वो है अनौपचारिक काम, जो इनफॉर्मल वर्क होता है। जैसे जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो फेरी वाले होते हैं या जिनके खुद की दुकानें होती हैं, जो खेती करते हैं। तो हम चाहेंगे कि उनकी स्थिति पहले हम अपने पहले राउंड में ब्लॉक एक्सपर्ट से जाने। तो मेरा पहला सवाल मोहन जी आपसे है कि आपके इलाके में यूपी में अगर हम देखें तो जो अनौपचारिक रूप से लोग काम करते हैं और आप अगर फोकस कर पाए जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं और जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, तो उनके हालात लॉकडाउन में और अभी इस समय आपको क्या अंतर उसमें नजर आ रहा है? अब मैं बताना आपसे चाहूंगा कि लॉकडाउन जब शुरुआत हुई थी एकदम से सारी जिंदगी ठहर सी गई थी और लेबर भी काफी बाहर थे उस समय। और जैसे लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा शुरू हुआ, लेबर अपने घरों पे वापस आए और आज की स्थिति ये है कि रोजगार डेली बेस पे जो भी मजदूर हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और यहाँ पे हम डेली वेजेज और स्किल्ड लेबर की अगर बात करें तो ज्यादा गैपिंग देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर लोग स्किल्ड लेबर भी रोजगार की तलाश में उसी चौराहे पे पहुंच रहा है जहाँ पे डेली वेजेज या अनस्किल्ड जो लेबर काम करते हैं। और लेबरों की जो वेजेज मजदूरी है वो आज के दिन में बहुत ही कम हो चुका है। लगभग यूं हम मान के चले कि हमारे बड़ौना पूरा ब्लॉक में 350 पे मजदूरी था, 250-300 की भी मजदूरी नहीं मिल रहा है और मिलता भी है तो बहुत कम लोगों को मिल रहा है। अब जैसे कि ठेले वाले, खोमचे वाले या पट्टी पे दुकान पे जो लगाते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनकी भी जो है कि स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पावर नहीं है। मोहन जी सॉरी, आपको एक सेकंड रोकूंगी क्योंकि आपका थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। तो हम चाह रहे थे कि आप एक बार, हाँ आप एक बार फिर से बोलें थोड़ा। जी आ रही है आवाज आ रही है? हाँ अब बेहतर, हाँ अब बेहतर है। आप थोड़ा उसको अपने पास में रख ले माइक को। जी जी जी, मैं ये बोल रहा था जी कि मतलब डेली वेज जो मजदूर हैं उनकी स्थिति बहुत ही इस समय जो है कि दयनीय हालत में है।
और मतलब उनकी मजदूरी भी आजकल जो मजदूरी जो पहले लॉकडाउन के दौरान जब स्टार्ट में था या उससे थोड़ा सा पहले था, उससे मजदूरी आजकल बहुत कम हो गया है। और स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर का जो गैपिंग है वो मतलब काफी कम होता नजर आ रहा है। यूं कहिए समझ लीजिए एक मतलब यहाँ हम गाँव की भाषा में बता रहे हैं कि जो स्किल्ड लेबर है वो भी मतलब एक दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी में काम करने को तैयार है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। और जो पटरी वाले हैं या ठेले वाले हैं या छोटे सब्जी जो बेचने वाले हैं, उनकी भी स्थिति इस आधार पे खराब है। एक तो हमारे यहाँ सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन ही रहता है, सैटरडे और संडे को। और लोगों के पास 2 तरह के कारण जिससे लोग आजीविका इनकी प्रभावित हो रही है। एक तो कोरोना महामारी का डर है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो है, और दूसरा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो सामान को खरीद सकें, अपने बच्चों के लिए पकौड़ा खरीद सकें या घर को ले जाएं या एग खरीद सकें या कोई भी मेमोज खरीद सकें। तो ऐसे लोगों के पास जो है कि पैसे नहीं है, इसलिए डेली वेजेज में लगभग हर लोग परेशान है इस समय। और स्किल्ड लेबर का थोड़ा सा बेहतरी हुआ है आजकल, लॉकडाउन खुला, कुछ शादियां हुई, कुछ मतलब इस तरह के काम धंधे थोड़ा सा पटरी पे आने शुरू हुए हैं, तो थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। लेकिन अभी जो है कि स्थिति मतलब ये यूं कहें कि जस की तस बनी हुई है, ये है। मनरेगा पे मतलब काफी जॉब को लेके बात हो रही थी, मनरेगा पे की दिहाड़ी मिल जाएगा गांव में। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से काफी अधिक मात्रा में जो है कि बरसात हुआ है, इस वजह से जो है कि गांव में भी मनरेगा का काम ठप पड़ा हुआ है। बहुत से गांवों को हम लोगों ने विजिट किया, बात किया, तो वहां पे भी मनरेगा के काम एक तरह से रुके पड़े हुए हैं। तो मनरेगा में भी उनको मतलब मजदूरी नहीं मिल पा रही है इस समय। तो ये स्थिति है मैम। जी बिल्कुल, थैंक जी यू बोलो। मोहनलाल जी। आपका आवाज थोड़ा क्योंकि ब्रेक हो रहा था तो मैंने आपका वीडियो ऑफ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रहा जी था समझने में, तो मैंने आपका वीडियो ऑफ कर दिया था। थैंक यू मोहन जी, बताने के लिए कि अभी फिलहाल यूपी में जो स्किल्ड लेबर है और जो डेली वेज अर्नर्स है उनके क्या हालात हैं। प्रदीप जी, अनौपचारिक रूप का जो जी काम है उसी पे आगे बढ़े तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सूक्ष्म व्यापारी हैं और जो फेरी वाले हैं, अगर उनकी बात करें तो आपके ब्लॉक में आप जो मल्टीपल ब्लॉक्स का, अलग अलग ब्लॉक्स का हमको डेटा दे रहे हैं, तो वहां पे उनके अभी क्या हालात हैं, प्रदीप जी? देखिए जी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको इसमें ऐड किया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत अगर मैं धन्यवाद आने बात के लिए। करूं, खासकर फेरीदार है ना सबको। जी जी हेलो, आवाज आ रहा है, मेरा आ रहा है जी सबको? प्रदीप जी, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 आ तो रही है, आवाज आ रही है। मैं हाँ, फेरी वाले की अगर हम बात करें या जो लोग भी मतलब अपना खुद का वो धंधा कर रहे थे, तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, सबसे पहले दो चीजें हुई थी। पहली बात तो जब हम लोग बात कर रहे थे शुरुआत में, जब हमारी और अंकित जी की बात हो रही थी उसमें, तो सबसे पहले हम लोग सब्जियों की बात कर रहे थे कि जो लोग सब्जी लगा के लेके घरों घरों में जाते हैं, तो हम लोग कहते थे कि अरे यार अब सब्जी काफी महंगी हो गई है। ठीक है, कुछ दिन जब बात हुआ था उनसे, कुछ दिन के बाद तो पता चला कि मतलब सब्जियां जो भी हम लोग सर्वे कर रहे थे या जा रहे थे गांव में जिससे बात कर रहे थे, या जहां जहाँ पे हमारे भी कुछ ऐसे रिसोर्सेस उनसे जिससे बात हो रही थी, तो ये बातें निकल के आ रही थी कि फिर चलिए अब तो सब्जी सस्ती हो गई। लेकिन इसका दो पहलू था। पहली बात तो ये था कि मतलब हम जो लोग बेच रहे थे, तो उनके लिए क्या हुआ था कि जब सब्जी सस्ती थी तो हम खरीदने जा रहे थे, तो हमको लगा कि अरे यार सब्जी तो बड़ी सस्ती है, ठीक है। लेकिन जो लोग बेच रहे थे, जितनी लागत लगाए थे वो लागत भी उनकी नहीं लग रही थी। उदाहरण के लिए मैं भिंडी की बात करूंगा, भिंडी लेडीज फिंगर जिसे बोलते हैं, कि 1 रुपया केजी। अब ये सोचिए कि जो बंदा मतलब बेचने के लिए जा जाके गांव में जा रहा था या अपना लगाया हुआ है खुद का, उस पर बिजनेस करेगा, अब उसकी लागत मतलब 1 रुपया से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसको मजबूरन 1 रुपया में बेचना पड़ रहा था। क्योंकि लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा था कि मतलब आपकी सब्जियां बाहर जा नहीं सकती थी कहीं पे भी, तो मजबूरी है कि अगर उसको बेचना है। बहुत बहुत सारे मैंने, लेकिन मैं शेयर पाया था कि बहुत सारे ऐसी सब्जियां थी जो सड़ गई, फेंक दिए लोग गुस्से से, क्योंकि उनका कोई भी मतलब नहीं बन पाया।
क्योंकि जितनी लागत लग रही थी वही लागत नहीं निकल पा रही थी। लेकिन वहीं पे दूसरा पहलू ये था कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि लोगों को सब्जियां आसानी से मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही हैं, क्या लोगों को सस्ते दाम में मिल रहा है कि नहीं, तो हमारे लिए तो बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन जो बिजनेस किया था, हम अगर उसके नजरिए से देखें तो फिर मतलब क्या हुआ कि मतलब जो उसका लागत है कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा था। तो जो फेरी वाले हुए या बिजनेस जो अपना खुद का छोटा छोटा बिजनेस कर रहे थे सब्जी को लेके, या गांव में और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम मान लें कि मतलब कोई चीज उदाहरण लोगों को शरण के लेके बहुत जगह लेके जाते हैं, चावल ले जाते थे, राइस ले जाते थे, कुछ ऐसे मतलब लिए। तो लॉकडाउन से अगर अभी की कंडीशन की बात करें तो पहले से तो कुछ चीजें सही हुआ है, लेकिन अभी भी उनका कंडीशन बहुत बेकार है। क्योंकि उनको अभी पहले तो ये था कि आप बाहर नहीं निकल सकते थे, तो फिर बाहर नहीं निकल सकते थे तो फिर वो पूरा काम उनका ठप था। लेकिन अभी क्या है कि मतलब अभी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो उनकी प्राइस है वो ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जो अभी बात हो रही थी, मोहनलाल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं मनरेगा में। तो मनरेगा का जो काम था, काम तो वही था, मैंने जो आप लोग के क्वेश्चन सर्वे में भी मैंने ये डाला था, काम गांव में उतना ही था। लेकिन जहाँ पे लोग 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक गांव में काम करते थे, तो जितने भी प्रवासी आए थे, तो जहां पे लोगों की भीड़ 10 लोग 20 लोग की लगती थी, वहां पे लोगों की भीड़ इस समय लॉकडाउन के चलते हुए 200-300। तो पहले जो अगर हम बात करें महीने में काम मिलता था 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, अभी वो काम घट के हो गया 2 से 3 दिन, क्योंकि पहले लोग कम थे। अभी बाहर से आने के बाद क्या हुआ कि काम वही था लेकिन लोग बढ़ गए। तो जो काम 15 दिन मिलना चाहिए वो काम 1 से 2 दिन में मिल रहा था। और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज अभी स्किल लेबर की अगर हम बात करें उसमें, तो स्किल लेबर में ये था कि सब जगह चारों तरफ से जो भी, जैसे आपके मान लीजिए सिलाई का ही काम हुआ, शादी विवाह ठप पड़ गई, तो घर से पैसे भी नहीं है, तो उन लोग का भी काम बंद हो गया। साथ ही साथ जो लोग मतलब ये राजगीर मिस्त्री का काम करते थे, तो ज्यादा हम क्राउड एक जगह नहीं रख सकते थे, आप भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते थे, तो घर भी उतना अभी इस समय नहीं, बिल्डिंग्स भी नहीं बन रही है, तो उनका भी काम ठप हुआ है। उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मार्केट लगते हैं, खासकर लेबर मार्केट लगते हैं, आपके यहाँ हमारे यहाँ भी लगते हैं। तो इस समय चौराहे पे इतनी भीड़ लग रही है, इतनी भीड़ लग रही है, सुबह आप 5 बजे से लेके 9 बजे तक भीड़ लग रही है, लेकिन उनकी संख्या नहीं घट रही है। पहले संख्या घट जाती थी, अभी घट इसलिए नहीं रही है क्योंकि कहीं पे कोई काम ही नहीं मिल रहा है, उनको कोई ले ही नहीं जा रहा है। बस उम्मीद में लोग निकल रहे हैं जो बाहर से आए यहाँ पे कि चलो आज तो काम मिलेगा मुझे, लेकिन इसी उम्मीद में रोज आ रहे हैं और रोज फिर घर चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए कि मतलब वो चाहे उनका खुद का बिजनेस हो या अपना जो भी फेरी इधर उधर से काम को लेके जा रहे थे करने, तो ये चार तरफ से क्या हुआ है उनको कहीं बहुत ज्यादा से, अभी बारिश का महीना है, जो मनरेगा का 1-2 दिन काम भी मिल रहा था वो भी काम इस समय बंद हो गया है। सरकार उनको राशन दे रही थी कि आपको 15 किलो मिलेगा, 5 किलो पर मतलब पर फैमिली के हिसाब से 5-5 किलो के ये जो चीजें दे रहे थे लोग, वो भी क्या है आप बताइए कि अगर मैं आपको चावल दे दूं केवल, तो क्या चावल से हम पूरे खाना खा लेंगे? चावल के साथ और भी चीजें लगती है। तो सरकार तो हम कह रही है कि हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, जो भी प्रवासी हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केवल एक चीज देने से सब कुछ नहीं मिल जाता है। अगर मुझे ही केवल चावल मिल जाए और थोड़ा सा चना मिल जाए तो मैं उससे क्या कर लूंगा? उसके साथ साथ भी और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमको सब्जी लेना है, दाल भी लेना है, दाल नहीं है तो उसके लिए हमको ईंधन भी लेना है, वो भी प्रॉपर वे से नहीं मिल रहा है। तो लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जी और जी, ये सॉरी आपको यहाँ पे थोड़ा पॉज करूंगी। तो प्रवासी मजदूरों के बारे में हम अभी थोड़ा और आएंगे, मैं आपसे जरूर उनके बारे में पूछूंगी। सो थैंक यू सो मच आप इस बात का जवाब देने के लिए। आप दोनों से थोड़ा यही भी जानना चाहूंगी और मैं एक एक करके आप दोनों के पास आऊंगी कि मोहन जी, अगर महिलाओं की बात करें जो इनफॉर्मल सेक्टर, जो अनौपचारिक रूप से काम करती हैं, तो इस समय पे उन पे किस तरह की परेशानियां ज्यादा जो आपको देखने को मिली हैं, वो अगर आप बताएं थोड़ा सा। तो
मैम देखिए, महिलाओं के सामने तो यूं कहें कि और ज्यादा जो है कि समस्या आ रही है, क्योंकि गांव में जो महिलाएं थोड़ा बहुत मनरेगा में जुड़ के काम सॉरी करती मोहन जी, आई थी। एम सो सॉरी। मैं आपका वीडियो फिर से ऑफ कर देती हूँ क्योंकि आवाज थोड़ी कट रही है, तो वीडियो ऑफ करने पे आपका आवाज बेहतर आ रहा है, तो मैं आपका वीडियो ऑफ कर देती हूँ। जी जी जी, जी आप बिल्कुल बोलिए। जी, महिलाओं के मैं रोजगार के विषय में बता रहा हूँ मैम, कि गांव स्तर पे ये चीज देखा जा रहा था कि महिलाएं मनरेगा में जुड़ के काम करती हैं तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब से मनरेगा का काम बरसात की वजह से ठप हो गया, तो जो डेली वेज या स्किल जो लेबर शहरों की तरफ या जो आसपास के जो मार्केट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का या कई तरह की दुकानों पे काम होता है, तो वहाँ पे महिलाएं नहीं जा पाती हैं। और दूसरी चीज की महिलाओं का जो खेती में उनका मतलब काम होता है, कृषि मजदूर के रूप में महिलाओं का काफी काम मतलब गांव में देखा जाता है कि महिलाएं करती हैं। तो ये जो सीजन रहा, इस समय जो है कि कृषि में भी मजदूरी जो है कि नहीं लग रही है, क्योंकि धान की फसल जो है कि थोड़ी बड़ी हो गई है और इस समय खेती का काम हो नहीं रहा है, तो वहां पे जो है कि महिलाओं को दिक्कत आ रही है। तो स्थानीय स्तर पे मतलब महिलाओं के लिए रोजगार इस समय कहें कि नहीं के बराबर है, जी तो ये अ, महिलाओं के लिए तो एक दिक्कत की बात आ रही है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, जी आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर अगर बात करें तो उनको आपके ब्लॉक्स में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, मैं अंकित जी की बातों में जोड़ना चाहूंगा, यही लगभग सब जगह प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहली बात तो उनके लिए इस समय कोई भी काम नहीं है। जो मनरेगा में उनको काम मिल रहा था, आवाज मेरी आ रही है सबको? बिल्कुल हेलो बिल्कुल जी प्रदीप जी, आ रही है आपके पास। जी, आवाज आ रही हेलो। है। जी, जी तो पहले जो काम मिलता था उनको, अभी वो काम भी नहीं मिला मनरेगा में जो महिलाएं जा रही थी। कहीं ना कहीं उन्हीं के घर के जो पुरुष जो पहले बाहर रहते थे वो आ गए। तो पहले क्या करते थे कि उनको तो काम में वो जाती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं जा पा रहे हैं। ऊपर से उनके साथ साथ क्या हो रहा है कि जैसे खेती बाड़ी धान बोया जा रहा है, तो जब धान बोया गया था तो भी उनको थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मिल गया। कुछ ऐसी महिलाएं थी जो मतलब बाहर जाती थी, कुछ शॉप्स में जाती थी, काम करती थी। अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन के चलते हुए ऑलरेडी दुकानों में बहुत फायदे तो हो नहीं रहे हैं इस समय, और हमेशा ओपन भी हो रहे हैं, तो उसमें भी है कि आप पूरी दूरी बना के रहिए। तो जहाँ पे 10 लोग काम करते थे एक दुकान में, वहाँ पे 5 लोग हो गए हैं। तो जो थोड़ा बहुत उनको बाहर से काम भी मिलता था वो भी बंद हो गया। कुछ ऐसी महिलाएं थी जो सिलाई करती थी, कुछ ऐसी महिलाएं थी जो सिलाई करती थी। अब हुआ है कि इतने सारे काम तो अभी मिल नहीं रहे हैं, शादी विवाह अभी हो नहीं रहे हैं। तो उससे क्या हुआ है कि जहाँ पे वो जाती थी सिलाई भी करने, वहां से भी उनको रोक दिया गया है कि भाई अभी तो काम कुछ है नहीं, हम पैसे आपको दे नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं कि अभी भी महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या हुआ है, उनके साथ साथ एक इसमें वायलेंस का भी चीजें उसमें उनके साथ ऐड हुआ है, जो आगे हो सकता है डिस्कस हो तो उसमें मैं बताऊंगा आपको जी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं अभी लॉकडाउन में उनके साथ। बिल्कुल धन्यवाद। जी। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग पिछले 3-4 महीने से क्योंकि यूपी के ब्लॉक एक्सपर्ट्स, आप जैसे ब्लॉक एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो जो पैटर्न्स हमने देखे हैं, तो मैं सौम्या से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा जो इनफॉर्मल वर्क है और जो लाइवलीहुड इन जनरल है उस पे लेके थोड़ा जो आई कार्ड की तरफ से जो पैटर्न्स देखने को मिले हैं वो प्रेजेंट करें। सौम्या। थैंक यू नबीला। तो अब हम बात करते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम है उसकी बात करते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई थी तो वो आजीविका इनफॉर्मल सेक्टर में ही आई थी। जब हमने देखा था कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाँव में लौट रहे हैं और गाँव में स्थिति ऐसी थी कि ना लोगों के पास धन था ना निर्देश था इन्वेस्ट करने के लिए ताकि काम की मांग बढ़ पाए। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि उस समय जो इनफॉर्मल सेक्टर है सबसे ज़्यादा जूझ रहा था। वहाँ के जो इनकम लॉसेस थे, जो आय के साधन की नुकसान की स्थिति थी, वो सबसे ज्यादा खराब थी उस वक्त। तो ज्यादातर हम देख रहे थे कि वर्स्ट हिट जो रीजन था वो था पूर्वांचल क्षेत्र यूपी का। तो वहाँ हम देख रहे थे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो आय के साधन की नुकसान की स्थिति है तो वो ज्यादातर 50% से अधिक थी। और इसके पीछे के कारण अन्य हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं जो खेती में जो
दिहाड़ी का काम करने वाले मजदूर थे, तो उनके लिए तो काम था ही नहीं मई के सीजन में, मई जून के सीजन में ज़्यादातर, क्योंकि उस समय खारिफ का कार्य शुरू नहीं हुआ था। और उसी का अगर हम इफेक्ट देखें तो वो छोटे छोटे किसानों को भी महसूस हुआ था। तो उनके उस समय आय के साधन के नुकसान की स्थिति काफ़ी खराब थी। उस समय फिर जब सूक्ष्म व्यापारी थे या फिर फेरी वाले थे, तो लॉकडाउन की वजह से उनकी भी आय के साधन के नुकसान की स्थिति काफ़ी खराब थी, क्योंकि एक तो हर जगह बंद पड़ा था, वो बाहर नहीं जाके सामान नहीं बेच पाए थे। और फिर जैसे प्रदीप जी ने बताया था, तो काफ़ी सारे जो लोकल मार्केट्स है, जो मंडीज लगते थे जहाँ से लोग ज़्यादातर सामग्री खरीदते थे, वो मंडियाँ ही बंद थी। और इवन जब लॉकडाउन थोड़ा सा उठा था, तो जो फेरी वाले हैं उनको ज़्यादातर संदेह की नज़र से देखा जाता था, तो उनसे लोग सामग्री खरीदना प्रेफर नहीं करते थे। और एक और दिक्कतें जो सूक्ष्म व्यापारी या फेरी वालों को आया है, वो है एक दूरगामी प्रभाव का, जो डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ था और जब उनके सेविंग्स गिर गए थे, तो सेविंग्स जब गिर गए थे, तो उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे कि वो लोग रॉ मटेरियल या जो सामग्री बेचना चाहते हैं वो खरीद पाए। तो उसके वजह से भी उनका एक जो दूरगामी इफेक्ट की वजह से उनका जो इनकम लॉसेस था वो काफ़ी हाई था। और हम जैसे देख सकते हैं कि थ्रू आउट द लॉकडाउन, मई, जून और जुलाई के पीरियड में उनका रिलेटिवली वर्स ऑफ रहा है जो इनकम लॉसेस है। फिर उसके अलावा जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर है, या फिर जो कुशल कारीगर है, उनके बीच का जो गैप था, अगर हम शहरों में देखें तो लॉकडाउन के पहले जो कुशल कारीगर या फिर स्किल्ड वर्कर्स, बुनकर, शिल्पकार, इन लोगों को लगभग दिन की दिहाड़ी 800 रुपये तक मिल सकती थी। पर अब जब वो गांव आए तो उनको कोई 300 या 350 से ज़्यादा देने के लिए राजी नहीं था। तो उनका वो उस मामले से भी एक इनकम लॉस काफ़ी हाई हुआ। और जैसे मोहनलाल जी भी बता रहे थे, तो जो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया लेबर का, वो देखने को मिला कि लेबरिंग क्लास में भी अब जो इनकम डिफरेंशिएशन है, जो एक चेंज देखने को मिलता है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के बीच का जो इनकम डिफरेंस देखने को मिलता है, वो बिल्कुल मिट सा गया था लॉकडाउन के पीरियड के बाद के ड्यूरेशन में, और उसके बाद से भी। फिर उसके बाद हम अगर देख सकते हैं तो जो इनकम लॉसेज रहे हैं स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स की लॉकडाउन के पीरियड में, तो मई के मंथ्स में वो बहुत ही अधिक थी, क्योंकि मई का वो महीना था जब नरेगा भी पूरी तरीके से निकल नहीं पाया था, मतलब नरेगा में काम पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाया था। तो वो मंथ सबसे ज़्यादा इनकम लॉसेज वाले रहे। पर स्लोली वो इवेंचुअली पिकअप करने लग गया जब नरेगा का काम थोड़ा सा बढ़ा था। और जैसे हम जानते हैं कि जून के महीने में, तो खासकर मई जून के महीने में जो नरेगा एक लाइफ लाइन जैसे बन के रह गया ग्रामीण क्षेत्र में यूपी के। तो जी, फिर उसके बाद हाँ, ओके, सो ये हम एक पैटर्न हमको देखने को मिल गया है। और जुलाई के महीने में भी आते आते हम देख रहे हैं कि जो इनकम लॉसेज है तो वो स्टैग्नेटेड है ऑलमोस्ट 30 to 50% के बीच में। तो इनकम पूरी तरीके से उनको अभी वो उठ नहीं पाया है, और उसको बहुत सारा प्रोपेलिंग की जरूरत है इस वक्त भी। या थैंक यू सो मच सौम्या। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेबर का दैट यू स्पोकन अबाउट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आप लाए हैं। थैंक यू सो मच इस पे बात करने के लिए। तो प्रदीप जी, मोहन जी, हम लोग अभी क्योंकि आप जब बात कर रहे थे तो काफी हद तक प्रवासी मजदूरों के बारे में बात उठी। तो हमारे डेटा के हिसाब से भी हमने देखा कि प्रवासी मजदूर क्योंकि यूपी से काफी हद तक लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों में, तो वो एक डेफिनेटली एक इशू रहा। तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट सेक्शन में हम थोड़ा प्रवासी मजदूरों पे फोकस करके बात करें। तो मोहन जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि प्रवासी मजदूरों के आपके ब्लॉक में कैसे हालात हैं, और अगर आप बता पाएं कि जैसे लॉकडाउन के चलते और अभी में आप क्या अंतर देख रहे हैं, और थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन के बारे में भी अगर आप बता पाएं कि क्या आप देख रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन और क्यों देख रहे हैं अभी फिलहाल। जी जी मैम, जो माइग्रेंट लेबर मतलब उसमें थे लॉकडाउन के दौरान, तो उनकी स्थिति मतलब ये थी कि जो जहाँ था वहीं फंस गया था, और धीरे धीरे उनकी वापसी हुई है और वो अपने घरों को वापस आए। और देखिए इसके दौरान एक चर्चा, जो गवर्नमेंट की बात आप लोग कर रहे थे कि मनरेगा में ऐसे हो रहा था, तो उस समय एक अजीब सी चीजें देखने को मिल रही थी कि क्वारंटाइन सेंटर भी जो चल रहे थे वो सेल्फ लोगों के बल पे चल रहे थे, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसमें योगदान नहीं था। वो एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक
इनकी रिवर्स माइग्रेशन की जो बात हो रही है, वापसी की बात हो रही है, तो हमारे इलाकों में हम देख रहे हैं बिशुनपुरा या पडौना या दुधई में काफी लेबर जो है कि कंपनियों से बसें आ रही हैं या उनके तरफ से जो ब्रोकर हैं या उनके जो लोग हैं या बिचौलिए हैं उनके द्वारा भी मतलब लेबर वापस मतलब इस समय जा रहे हैं। मतलब पूरा नहीं जा रहे हैं लेकिन किसी किसी सेक्टर में देखा जा रहा है कि वापस जा रहे हैं। अब उनके अंदर क्या, एक तो उनको जॉब चाहिए, उनकी क्या सिक्योरिटी है, क्या उनके बीच में बात होती है। एक वाकया मैं बता रहा हूँ दुधई क्षेत्र का ही कि कुछ लोग गए काम करने के लिए पंजाब में और वहां पे उन कंपनी वालों ने यहाँ पे कहा कि हम आपको बैठा के जो क्वारंटाइन का टाइम होगा दिहाड़ी देंगे, खाना खिलाएंगे। लेकिन वहां पे जाने के बाद उनको इन हाउस क्वारंटाइन तो कर दिया गया लेकिन उनको न तो बढ़िया बेहतर भोजन दिया गया न कुछ किया गया। फिर कहे एक हफ्ता से 14 दिन, 14 दिन से 28 दिन, एक महीना जब भी था तो भी उनका कोई वो नहीं था और लेबर को थोड़ा सा छूट मिली तो 40 उसी दिन जो है उस कंपनी से बाहर चले गए। तो अपने अपने जगहों पे अपने घरों से किया। तो ये एक तरह की अजीब स्थिति मतलब हम लेबरों के साथ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की भी घटनाएं घट रही हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पे जॉब नहीं है यहाँ पे। तो मतलब समस्याएं तो हैं, तत्काल वो हल नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं सारे सेक्टर को मिल के इस पे मतलब विचार करना चाहिए कि जो भी माइग्रेंट लेबर हैं या उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो उनका ख्याल रखा जाए। ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू मोहन जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी स्थिति अभी देखने को मिल रही है तो समझ आ रहा है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो प्रदीप जी, आपके जो ब्लॉग्स हैं उनमें भी जानना चाहूंगी कि एक तो प्रवासी मजदूरों के हालात के बारे में और मनरेगा की आप पहले बात कर रहे थे, जानना चाहूंगी किस तरह से सपोर्ट कर पाया है मनरेगा प्रवासी मजदूरों को। और आपने बताया कि क्योंकि अब लोग ज्यादा हो गए और काम उतना ही जी था तो लोगों को मिल नहीं रहा था, तो और किस तरह के कामों में फिर वो जुड़ पाए हैं अभी फिलहाल, अगर उनको कुछ मिल पा रहा है तो। और आपसे भी कहूंगी कि थोड़ा रिवर्स माइग्रेशन जो वापस लौट रहे हैं मजदूर, तो उस पर आप थोड़ी जरूर बात जी करें। जी प्रदीप जी। जी। तो सबसे पहले मैं बताना तो जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे बड़ी चीज क्या थी कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर महाराजगंज जिले से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग हर घर से 2-3 लोग हैं जो कि बाहर जाके काम करते हैं। लगभग हर घर से आपको मिलेंगे 2 से 3 लोग जो कि कम से कम बाहर जाके काम करते हैं। तो पहले तो जब कोरोना शुरू हुआ तो किसी तरह मतलब वो लोग सोचे कि अरे चलिए 10 से 15 दिन का जब पहला लॉकडाउन हुआ था 15 दिन के लिए, तो सोचे लोग कि चलिए 15 दिन का लॉकडाउन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ती गई लोगों के अंदर एक मानसिक तनाव आने लगा। तो गवर्नमेंट की सहायता से कुछ अपने जिनके पास पैसे पहले से रखे थे किसी तरह वो अपने घर को आए। जब घर को आए तो सबसे पहले उनको क्वारंटाइन किया 15 दिन तक, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। होम आइसोलेट कई लोग को किया, कुछ लोग का अगर कंडीशन खराब था तो उनको मतलब कुछ पीएससी थी ऐसे वहां पे रखा गया था। फिर किसी तरह अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद क्या हुआ था कि बस ये बोला गया था सरकार की तरफ से कि जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अगर उनके पास जॉब कार्ड है या नहीं है, तो अगर उनके घर के किसी भी व्यक्ति का जॉब कार्ड है तो उनपे उनका नाम ऐड किया जाए और उनको काम में लाया जाए। तो समस्या क्या हुई कि जैसे अब मान ली गांव तो वही है और ऑलरेडी चूंकि चुनाव का कंडीशन था कि अब चुनाव होगा, तब तक कोरोना काल आ गया। तो जो गांव की कंडीशन थी कि जितने भी प्रधान थे, जो रियलिटी है कि जितने भी प्रधान थे वो लोग सोचे कि जल्दी से जल्दी अपना काम कैसे भी अपना बजट खाली कर दें। तो फिर उनको काम कराने का बहुत ज्यादा काम भी नहीं था गांव में कि हम ज्यादा उनको काम दे पाए। क्या था कि जो 20 से 25 लोग आते थे मजदूर, तो जब प्रवासी आए तो हर एक स्पॉट पे मैंने, चूंकि हमारे यहाँ से लोग ऑलरेडी इसमें से जुड़े हुए हैं और मेरे घर पे भी एक लोग ऑलरेडी मतलब उसमें हैं, ब्लॉक में ही है, तो मैं खुद जाके कई जगह साइट पे मैं लगभग 150 से 200 की भीड़ लगी रहती थी। अब सोचिए कि 20 से 25 लोग आते थे उस काम करने के लिए और वहां पे आप 150 पहुंच गए, तो जो गांव काम का रेशियो था, दिन का रेशियो था कि आपको 5 से 7-8 दिन मिलेंगे, अब वो कितने मिलेंगे उनको काम। और ऊपर से एक और समस्या थी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कि जो पैसा था वो भी खर्च हो गया था लॉकडाउन में। पहले लॉकडाउन में अपना कुछ भी नहीं किसी को मिला था, भले से कंपनियां बहुत सारी कही थी कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं मिला। तो वो किसी तरह अपना पैसा एक्सपेंड करके घर पे आए।
तो अब जो जहाँ पे वो काम करते थे वहां पे 500, 600, 700, 800 रुपए, 200, 210 रुपए में आपको मन काम करने को राजी हुए मिल पाया। क्योंकि क्या था, जहाँ पे काम करने वाले वर्कर ज्यादा थे, ऊपर से सरकार का ये भी था, प्रधान लोगों को निर्देशित किया गया था कि जो भी मनरेगा में काम सबको कराना है, जो भी आ रहे हैं काम करने, आप सबको काम आपको देना है। तो प्रधान भी उस समय समस्या में है, पड़े में हुए थे कि हम कहाँ से काम इनको दें, जब हमारे पास काम रहेगा तब ना। तो कई लोग जहाँ पे रोड ऑलरेडी बने हुए थे, थोड़ा बहुत गड्ढा था उसमें किसी तरह उन लोग को जुड़े, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ कि उसमें बारिश भी हो रही थी और ऊपर से मतलब जो संख्या थी वो काफी थी। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम प्रवासियों की बात करें, काम करने की स्थिति की बात करें, तो काफी मतलब दयनीय स्थिति अभी भी बनी हुई है। जो लोग बाहर से आए थे, कुछ उसमें से मतलब 100% में 10% लोगों को बुलाया भी गया। और एक ब्लॉक है हमारा, नौतनवा ब्लॉक पड़ता है, जो कि आपका नेपाल बॉर्डर एरिया पे एकदम नेपाल से सटे हुए है। और वहां पे बहुत सारे इश्यूज है, खासकर आपका अर्ली मैरिज का लेके और चाइल्ड लेबर का भी इश्यूज है। तो वहाँ की मैं बात बताऊं, एक गांव पड़ता है, करके बताऊंगा। वहां से लगभग 13 लोग। जी, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं आप जो कह रहे थे? जी, एक हाँ जी जी, अभी मैं बेहतर है। अभी आ रहा है आवाज? जी जी जी, आपके दिल्ली में की मैं हाँ, अभी क्या हुआ कि एक गांव था हमारे नौतनवा ब्लॉक से, तो वहां पे कंडीशन ये था कि 13 लोग थे जिनको बुलाया गया था कि आप काम करने के लिए आइए। दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मैं नाम कंपनी का नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी का नाम ही होता है। तो उनको बुलाया गया है और कि ये बोला गया था कि आप किसी तरह यहाँ पे आ जाइए और आप लोग का जो काम था फिर से काम शुरू हो गया जाएगा। तो वो लोग किसी तरह चुपके से, क्योंकि बीच में अभी भी यही चले, किसी तरह लोग दिल्ली पहुंच जाने, ट्रेन तो अभी स्टार्ट हुई, किसी तरह वो लोग पहुंचे। अभी ये रिसेंटली लगभग 1 महीना पहले की बात है, पहुंचे वहां पे और उनको 7 दिन वैसे ही आपको उनको रखा गया कि आप ऐसे क्वारंटाइन रहेंगे 7 दिन, 15 दिन के नाम पे 7 दिन रखा गया कि आपको खाना पीना सब मिलेगा, जैसे मोहनलाल ने जी बताया। लेकिन खाना तो उनको मिल रहा था और वो भी एक टाइम मिल रहा था, 2 टाइम नहीं मिल रहा था खाना। तो कुछ घर से अपना इधर उधर करके कुछ लोन वोन लेके किसी तरह गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 7 दिन जब देखे कि उनको काम नहीं मिला, तो वो लोग फिर बात किए कि भाई हमको आप लोग बुलाए हैं। तो बुलाने के बावजूद भी कंडीशन क्या हुआ कि जब वो लोग मतलब कहे कि भाई हमको आप बुलाए तो हमको काम दीजिए, तो काम नहीं मिला उनको और ऊपर से उनको मार पड़ी। मार पड़ी कही कि आप लोग को मतलब काफी मतलब उनके साथ बदसलूकी हुआ। फिर वो रोके, किसी तरह कुछ दिन तक रुके। कंडीशन क्या हुआ, ऐसे ऐसे टाइम उनका 1 महीना होगा और 1 महीने के बाद भी उनको काम नहीं मिला। मजबूरन वो लोग वहां से छोड़े और फिर वो लोग जैसे कि जो लोग जाते हैं ना, जब से मार्केट लगती है किसी तरह कि अब घर कैसे पहुंचे, तो वो जाके खड़े होके किसी तरह इधर उधर का काम किए जा जाके कि मजदूरी दिखाए। और अभी रिसेंटली लगभग 1 हफ्ता पहले वो लोग घर पे आए हैं। तो ये कंडीशन है काम की कि जो रिवर्ट में जाया और उसको बुलाया भी गया लेकिन उनको काम नहीं मिल पाया। बाद में जवाब ये दिया गया उस पर, अगर ये लोग जवाब मांगे क्योंकि हमको 50% अलाउ है, हम ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा कर सकते, हमारे पास काम भी नहीं है इतना कि हम आपको दे सकते हैं। हमने कोशिश करने के लिए बुलाया था कि इन लोग ये आए, हम किसी तरह काम दे सकें, लेकिन हमारे पास काम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इन लोगों को काम नहीं दिया। ये उनका सफाई आया वहां से। लेकिन इस कोरोना में एक और भी सबसे बड़ी समस्या आई है, जो लोन लेने की बात आई है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी लोन लेने की भी बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है जी। क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं, पैसा है नहीं, तो कैसे परिवार भी चलाना है। और सरकार भले ही बहुत सारी चीजें कह रही है कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि केवल चावल से ही पेट नहीं भरा जा सकता, उसके साथ और भी चीजें लगती है। तो जब कमाई और आय का कोई साधन नहीं है तो फिर बाकी चीजें कहाँ से पूरा होगा। तो वो लोग लोन भी लेना शुरू कर दिए हैं इस समय, और लोन कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो जो रिवर्ट माइग्रेशन की बात कर रहे थे, तो रिवर्ट माइग्रेशन में यही समस्या है कि कुछ कई जगह बुलाया गया है लेकिन अभी काम नहीं मिला, केवल कहने के लिए 2-4% मिला है, लेकिन बाकी लोग अपने घर पे ही हैं
और ना मनरेगा, इस समय मनरेगा पूरा फुस है क्योंकि बारिश हो रहा है, ऊपर से गांव में कोई काम नहीं है। और साथ ही साथ बाकी और भी जो गवर्नमेंट अपनी बता रही योजना है कि हम दे रहे हैं 500 रुपये डाल रहे हैं खाते में, तो 500 रुपये से पूरा महीने का खर्च नहीं चल सकता है कि हम 500 दे रहे हैं और भले से कह रही हैं कि लोग कि हम इनको कामों में जोड़ रहे हैं। अभी कंडीशन ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल और यूपीएस में, तब ये हुआ है कि जो खाने मिलते थे एमडीएम, तो किसी ना किसी तरह उनको अब क्या किया जा रहा है, ये सरकार कह रही है कि मतलब वो जो खाना है उनका वो पैसा उनके खाते में डाला जाए जी। लेकिन अभी डाला नहीं गया है। मैं बहुत सारे ऐसे बीआरसी पे गया था, मैंने बात किया था, बीओ लोग से भी बात किया था, तो केवल अभी लिस्टिंग तैयार हुई है लेकिन पैसा नहीं गया है। तो जो ये लोग कह रहे थे कि मतलब जो जिनके पास काम नहीं है और जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम उनको मतलब इस तरह से मतलब हम उनको क्या करें, सपोर्ट करें कि मतलब जो खाने का पैसा बच्चों में मिल रहा था उनके खाते में जाए और उससे वो अपना खाना चाहे जो भी है जीवन यापन करें। तो अभी ये कुछ हुआ नहीं है, केवल लिस्टिंग बन के तैयार हुई है लेकिन किसी को पैसा कुछ भी नहीं मिला हुआ है। जी, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। ये जो आप एमडीएम की बात कर रहे हैं, ये हमने भी जब यूपी के डेटा में पैटर्न्स देखे हैं तो काफी हद तक बुरा हाल है। बच्चों को उनका मिड डे मील नहीं मिला है किसी भी प्रकार से, या तो खाने की तरह या पैसे की तरह। थैंक यू। आपने लोन की भी बात करी, हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जो लोगों का लोन का जो हम पैटर्न देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। उससे पहले मैं चाहूंगी कि अंकित मौर्य थोड़ा ट्रेंड्स की बात करके, अगर पैटर्न्स की बात करें तो हमारे डेटा के पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रवासी मजदूरों की जो बात है उसका करें, जो मोहनलाल जी ने और प्रदीप जी ने करी है उसमें थोड़ा जोड़ के ट्रेंड्स के बारे में। अंकित। थैंक यू नबीला। डेटा के बारे में अगर बात किया जाए, कैन यू प्रोजेक्ट दैट? Yeah, I will just do that. Give me a second. Thank you. तो खैर जब डेटा खुलेगा तो हम देख पाएंगे कि किस तरह हमेशा कभी भी स्थिति नहीं रही जब बहुत ज्यादा काम उपलब्ध था लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम लोगों को मिलता रहा था। तो हमेशा ऐसी एक स्थिति देखने को मिल रही थी कि 3 में से 2 लोगों के पास काम है पर एक आदमी हमेशा छूट जा रहा है। शुरुआत में जब लोग नए नए आए थे, जुड़े थे, तो कुछ राहत थी मनरेगा की वजह से, लेकिन ये भी है कि यूपी में कई जगह जैसा देखने में आया कि एक पूरा सिस्टम चलता आ रहा था जहां पे मनरेगा का काम मशीन से करवा लिया जाता था और मनरेगा के खाते में लिख दिया जाता था। तो ये इस सिस्टम में भी कोई त्वरित बदलाव देखने को मिला हो ऐसा नहीं था। तो वो सिस्टम चलता रहा, साथ ही मनरेगा की पेमेंट भी काफी लेट हो रही थी, तो उसकी वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और लोग मनरेगा में जाने के लिए इच्छुक भी नहीं थे। देन थोड़ा हम जून के आसपास अगर जैसे स्थिति में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम खुलना शुरू हो गए थे, अनलॉक का पीरियड शुरू हो गया था, तो जो अनौपचारिक कामगार हैं उनको कुछ काम मिलना शुरू हुआ था। पर फिर जुलाई आते आते जैसा हमने देखा बारिश की वजह से ये काम होने बंद हो गए। एंड देन उसमें थोड़ा सा योगदान रहा जो उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे। तो जब बीच का एक फेज ऐसा था जब केसेस भी कम थे और जो लोग काम करने जाना चाह रहे थे उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, मार्केट वगैरह में काम मिल जा रहा था। लेकिन जैसे ही केसेस बढ़ना शुरू हुए तो लोगों में एक डर का माहौल बनना शुरू हुआ, मार्केट वापस बंद होना शुरू हुए, कंस्ट्रक्शन के काम बंद होना शुरू हुए, गाँव पूरे के पूरे लॉकडाउन में जाना शुरू हुए। तो उसकी वजह से जो एक छोटी सी किरण आशा की देखने को मिल रही थी हमें गांव में लोगों को काम मिलने के संदर्भ में, वो भी धीरे धीरे वापस पीछे की ओर जाने लगी। एंड आज की स्थिति भी जैसी हम देखें, जैसा प्रदीप जी के साथ काफी डिटेल में बात हुई है मेरी, अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे परिवार में किसी को हफ्ते हफ्ते भर काम नहीं मिलता है, इससे ज्यादा वक्त निकल जाता है। तो अभी एक आइडियल स्थिति से बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ओवर टू यू नबीला। थैंक यू सो मच अंकित। तो जैसे कि हम पिछले कुछ समय से अभी
लाइवलीहुड वगैरह पे काम बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और मोहनलाल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जी पीडीएस और जो खाने को अगर लेकर हम बात करें कि लोगों को किस जी तरह से खाना मिल पा रहा है, और पीडीएस का जो एक्सेस है उसकी अगर बात करें तो अप्रैल से अभी तक में किस तरह का हालात बदले हैं खाने को लेकर। देखिए मैं पीडीएस में तो मतलब हालात जो इसमें दो तरह के जो सिस्टम, जो सरकारी हमारी राशन की दुकानें जो चलती हैं, जो हर गांव में होती हैं, तो उस पे तो राशन मतलब परिवारों को उपलब्ध हो जा रहा है। उसमें कहीं कहीं दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ी सी मात्रा को लेके, या जो उसके वो पीओएस मशीन से जो पर्ची निकलती है वो मतलब जरूरतमंदी लोगों को नहीं देते हैं, या मतलब लोकल स्तर के जो दुकानदार होते हैं उनके मतलब वजह से थोड़ा सा उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन अमूमन जो है कि पीडीएस की दुकानें खुल रही हैं और लोगों को राशन जो है कि उपलब्ध हो पा रहा है। और महीने में 2 बार चलता है शेड्यूल, एक 1 तारीख से लेके और 10 के बीच होता है, और दूसरा जो होता है कि 20 से लेके 25 और 27 ऐसे मतलब करके हो रहा है। और दूसरी चीज राशन तो वही जो सर बोल रहे थे कि राशन तो मिल जा रहा है, लेकिन और उसके साथ जो सप्लीमेंट होते हैं, फूड सप्लीमेंट, सब्जी हुआ, नमक, तेल, इसके लिए जो है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब रोजगार नहीं है तो उनके साथ जो मजदूरी, जो पैसे की बात हो रही, फिर कर्ज लेके, वो तो एक बार कर्ज लेके आए, फिर दोबारा रिवर्स माइग्रेशन में गए, और फिर जो है कि कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो ये आने वाली जो स्थिति होगी वो थोड़ा सा मतलब और भयावह नजर आती है अगर ये सिचुएशन इस तरह का अगर बना रह गया तो। क्योंकि अभी देखिए माइग्रेंट लेबर पे जो बात हो रही है, या खाने पीने की जो बात हो रही है, तो बच्चों को एनडीएम मिल नहीं रहा है, बच्चे भी परिवार में ही रह रहे हैं, और पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, और प्राइवेट स्कूल धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी फीसें अदा करना है। और ये हमारा जो अगस्त और सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है बीमारियों के लेकर बड़ा पूर्वांचल में सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे इन परिवारों में ये बीमारियों का भी कहर कहीं न कहीं जो है कि पड़ेगा, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं जो है कि खाने पीने को लेके तो राशन मिल जा रहा है, लेकिन और समस्याएं जो है कि जस की तस बनी हुई। मैम ये चीजें हैं, ये रियलिटी हैं, और जो भी मजदूर है उनके पास जब अगर जॉब नहीं है तो फिर जो है कि अब हम सोच सकते हैं कि क्या होगा। जी मोहन जी, तो आप जैसे बता रहे हैं कि जो क्वांटिटी की जो आप बात कर रहे हैं कि काफी हद तक लोगों को जिस तरह का जितना सामान चाहिए कि फैमिली में जितने लोग हैं, वो एक बिल्कुल इशू आ रहा है। प्रदीप जी आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि जो पीआरआईज हैं उनका अभी क्या रोल रहा है रिलीफ के काम को लेकर, और उससे जुड़ के ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आप देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में पीआरआईज का रोल ज्यादा है बनिस्बत दूसरे क्षेत्रों से, और ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, पीआरआईज में देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या हुई थी कि अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो सबसे बड़ी उनके लिए सबसे पहली चुनौती आई थी पीआरआई में शुरुआत में कि जब जैसे जैसे प्रवासी जब आने लगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उन्हीं को पकड़ा कि मनरेगा का काम उन्हीं से ही है, तो वो सबसे ज्यादा अपना ध्यान अब देने लगे कि हम कैसे लोगों को काम दें, क्योंकि गवर्नमेंट का था हमेशा उनको मीटिंग करना था, विद फोटो देना था कि कितने लोग आपने काम दिया, और उसको फिर वेरीफाई करके ब्लॉक पे देना रहता था। तो पीआरआई ज्यादातर अपने काम में ही सबसे ज्यादा व्यस्त थे कि हम कैसे लोगों को काम दें, किस तरह से लोगों को काम दें और कहां से लाएं। लेकिन उसमें क्या था कि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सबसे कुछ ऐसे क्षेत्र थे, सबसे पहले वो लोग क्या किए कि जो आपके क्या बोलते हैं जो हमेशा डेली वेजेस पे हमेशा जो काम करते थे गाँव में थे, तो वो लोग थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव टाइप का वो लोग सोचते थे कि सबसे पहले हम जिनको जानते हैं हम उनको काम में देंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो सबसे पहले क्या करते थे, जो उनके परिचित के थे, जो उनके आसपास में थे लोग, उन पे वो ज्यादा फोकस करते थे कि सबसे पहले हम इनको एंगेज करेंगे, बाकी जो तो है वो तो कभी आता नहीं, आज उसको जरूरत पड़ी है तो आज आया है तो इसको बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही मतलब ज्यादातर अंतर इन्हीं सब चीजों में दिखा जा रहा था। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज ये थी कि स्कूल थे और यूपीएस में थे, तो उसमें क्या करना रहता था कि उनके जो भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं उसमें उनको ठहराना था, आइसोलेट करना था, तो उसमें कोई उनका ज्यादातर ध्यान नहीं रहता था। इसके लिए एक आपने देखा होगा कि एक निगरानी समिति भी बनी थी और बनी है,
तो कहीं ना कहीं निगरानी समिति में भी ये लोग इन्वॉल्व कहने के लिए बस थे, जिसमें आशा आंगनबाड़ी भी उसमें इन्वॉल्व थी कि वो लोग की लिस्टिंग बना के तैयार करके देंगी प्रधान को, और प्रधान उसके अनुसार अपना जो भी मतलब था स्कूल में। मुझे केवल ज्यादातर ये होता था कि बस हेलो प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगभग 70% ऐसे जगह थे के साथ था, और थोड़ा सा मैं पीडीएफ, हाँ एक मिनट अभी आ रहा है जी अभी बेहतर है। जी अभी। हाँ, तो क्या होता था कि मतलब वो लोग ज्यादातर ये उन लोगों को लिए मिला था कि मतलब जो लोग भी बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए आप स्कूल में व्यवस्था अच्छे से कराइए कहीं ना कहीं, और इसके लिए एक लिस्ट बना के तैयार करिए, और खाने से लेके हर चीज की व्यवस्था। लेकिन क्या कर रहे थे लोग, उसमें भी जो उनके परिचित के थे वो क्या करते थे, उनको चुपके से उनके घर पे किसी तरह पहुंचा देते थे, अगर उनका घर का कोई प्रवासी अगर स्कूल में ठहरा हुआ है। बाकी को लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं। लगभग 70% जगह पे ऐसे थे, घर से लोग क्या करते थे, अपनी चारपाई ले जाके रहते थे और सोते थे मच्छरदानी लगा के, और घर से खाना जाता था। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती थी, गवर्नमेंट तो कह रही थी कि भाई उनको हर सुविधा दीजिए आप पंचायती कोष से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये ज्यादातर अंतर आ रहा था। और जो अभी पीडीएस की बातें हो रही थी, तो शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो इसमें सबसे शुरुआत में सबसे बड़ी चालबाजी ये लोग करते थे, जो भी शॉपकीपर से खासकर गवर्नमेंट के, तो वो चूंकि दो तरह के हमको राशन मिलते थे, एक तो पैसा देके जो आपका राशन कार्ड से था कि उसमें कुछ पैसा देना है, और एक फ्री वाला था। तो ये लोग क्या करते थे ना, जिनको दे देते थे पैसे वाले चाहे फ्री में, तो उनको राशन कार्ड पे नहीं देते थे, कहते थे आपको तो मिल गया है। तो लोगों को इतना अवेयर भी नहीं था, उसमें सबको बताना भी था कि आप जा जाके गांव में बताइए प्रधान को, था कि प्रधान के जो भी प्रतिनिधि हैं या उनके जो भी सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, कि आप लोगों को बताइए, डुगडुगी लगाइए कि ये फ्री में मिलेगा और स्टेट को फ्री में नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें लोग क्या करते थे, गोल मटोल करके घपला कर लेते थे। और जो अभी मोहनलाल जी ने एक बड़ी अच्छी चीजें बात बताई हैं कि मतलब सच में होता था कि जैसे मान लीजिए कि जो नाप तोल होती थी उसमें भी कम होता था, तो लोग उसमें आवाज भी नहीं उठा पा रहे थे। ऊपर से जिस दिन राशन बंटना था उसके लिए कोई अवेयर भी नहीं करता था, जितने लोग मिले मिले, अब समाप्त हो गया है राशन, अब आपको राशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये उस समय की कंडीशन है जो आपका अप्रैल और मई की बात है। जून से धीरे धीरे ये सब चीजें सही हुआ है। बीच में ये भी था कि मतलब आपको राशन के साथ साथ मतलब उसमें आपको चना भी मिलेगा, लेकिन बहुत जगह चने मिलते भी थे और बहुत जगह नहीं मिलते थे। तो ये सब समस्या थी, लेकिन लोग उस पर आवाज भी नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनको उतना ही मिल रहा था, कहीं पता चले कि वो भी ना मिले, डर के मारे वे भी आवाज नहीं उठा रहे, इसलिए आवाज नहीं उठा रहे थे। तो ये सब समस्याएं हैं मैम। और इसमें पीआरआई कुछ नहीं करते थे, केवल कहने के लिए पीआरआई था। इसमें टीचर्स की भी ड्यूटी लगी थी, अगर आपने सुना होगा कि टीचर को एक भी जो भी सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, उस पूर्व माध्यमिक विद्यालय के टीचर या प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जिस दिन भी राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ड्यूटी लगी रहती थी कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन वो भी, उनको चावल मिल जाता था, उनके घर पे पहुंच जाता था, वो भी मजे से सोए रहते थे, कोई काम अब जैसे मर्जी है वैसे जो गवर्नमेंट के शॉपकीपर्स है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई टेंशन नहीं होता था। प्रधान कुछ भी नहीं बोलते थे, वो केवल ये कहते हैं कि मतलब अरे यार हम तो अपने ही काम में बिजी हैं कि हमको काम दिलाना है, नहीं काम दिलाएंगे तो हमारे पे वीडियो चढ़ जाएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन अभी पहले से बेहतर स्थिति हुई है थोड़ा सा, क्योंकि अनलॉक हुआ है, लोग पूरा जान रहे हैं और जा भी रहे हैं इधर उधर। तो पहले से तो बेहतर हो गई है कि मतलब आपको जो भी है, जितना घटौती हो रही थी मतलब नाप में, वो तो चीजें सही हुई है। लेकिन अभी भी क्या है, केवल राशन से और ये चने से पूरा सबका जीवन यापन नहीं हो सकता है। और मनरेगा के काम में जो पीआरआई की आप बात कर रही हैं, तो पीआरआई का काम भी वही है कि उन्हीं को लोग फोकस कर रहे थे कि जो उनके रिलेटिव हैं या जो परिचित के हैं। बाकी लोगों को वो बाद में ऐड करते थे, बस बोलते थे बाबू बताइए कि क्या करें, आखिर में जितना काम रहेगा उतना ही देंगे ना। ये बंदा रोज आता था, हम इसको नहीं हटा सकते, आप तो आ जाएं, इससे पहले तो कभी नहीं आते थे। तो ऐसी बातें अभी भी हो रही है। चूंकि हालांकि अभी बारिश का महीना है तो जो काम था वो भी अभी बंद है। तो कंडीशन बहुत खराब है, और पीआरआई का बहुत हम योगदान इसमें नहीं कहेंगे, वो केवल अपने वोट बैंक में इस कोरोना में बस जुड़े हुए रहे। थैंक यू। हेलो 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 जी जी बोले। प्रदीप जी,
ये जो क्वारंटाइन सेंटरों की जो बात हो रही थी, तो शुरू में ऐसा लगा था ना कि गवर्नमेंट की तरफ से एक शासनादेश आया था जिसमें कि भोजन वगैरह की व्यवस्था करने थे, जब हाँ लेबर वापस नहीं आए थे अभी तक। जब जी ही लेबर वापस आने आए तो इस शासनादेश को वापस ले लिया गया था, और जो आप जो चीज बता रहे हैं ना कि लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया था, तो ये बड़ा अजीब लग रहा था उस समय ना। हाँ, चूंकि उसमें एक नोडल का चुनाव हुआ था, जो भी मतलब हर एरिया के एक नोडल अधिकारी बनाए गए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं के जी सीडीओ थे, कहीं के जी एसपी जी थे, कहीं के इवन डीएम भी थे। और उसके साथ साथ सब नोडल अधिकारी जी बनाया गया था बीडीओ को, कि आप हर हालत में उन लोग को भोजन जी, से लेके जो भी सुविधाएं उनको हैं, जो खासकर क्वारंटाइन है, आइसोलेट है, उनको दिलाना है। लेकिन कुछ नहीं लेकिन हुआ। मिला कहीं पे नहीं, मिला कुछ कहीं नहीं नहीं। सर, नहीं। जी 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 मैम। यूपी में आंगनवाड़ी अभी काफी हद तक काम नहीं कर रहे हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनके खाने की अगर आप थोड़ी बात कर पाए कि उनको किस तरह से खाना मिल पा रहा है, उनके क्या हालात हैं? उनका फोटो नहीं आ रहा जी। हाँ मोहना जी, सॉरी, आई थिंक शायद मेरा आवाज थोड़ा कम हेलो। था। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जी खाने की जो हम बात कर रहे थे, तो जो आंगनवाड़ी हैं, उनमें जो गर्भवती महिलाएं हैं जी और जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से खाना मिल पा रहा है, उस पर अगर आप थोड़ा कुछ बता पाए कि उनकी क्या स्थिति है। जी मैम, जो गांव में आंगनबाड़ी जो सेंटर चलते थे, तो करेंटली वो बंद है। और जो फूड सप्लीमेंट या बच्चों को या महिलाओं गर्भवती महिलाओं को जो चीज वितरित किया जाता है, तो वहां पे देखिए दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये आ रही है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग जो हैं, तो एक कोरोना का भय जो है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हमें जो हो सकता है कि हमें संक्रमण हो जाए। और दूसरी चीज ये थी कि लोग इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाए। तो बहुत सी जगहों पे देखा गया कि लोगों ने ये बच्चों का जो सप्लीमेंट है वो वितरित नहीं हुआ। और कुछ जगह जो मतलब थोड़ा सा जहाँ पे लोग जागरूक हैं या अच्छा जगह है, या शहरों से थोड़ा सा मिला जुला है, तो वहां पे लोगों ने डर या इस वजह से वितरित तो किया। लेकिन गांव में जो जरूरतमंदी लोग हैं, या मुसहर कम्युनिटी के लोग हैं, या इसी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बस्ती में लोग जाने से ये लोग कतराते रहे। तो कुल मिला जुला के ये जो चीज है सप्लीमेंट बच्चों को नहीं मिला। और आंगनबाड़ी जो केंद्र पे हार्ट बुक्स की या इस तरह की जो व्यवस्था होती है, तो केंद्र बंद हो जाने के कारण जो है कि सारे बच्चे जो है, खासकर जरूरतमंद जो फैमिली होती है, वो वंचित रहे हैं। ये हमारा मतलब अपने यहाँ मैंने आसपास कई गांवों में विजिट किया, बातचीत किया, लोगों से पूछा, तो ये चीजें जो है कि उभर के सामने आई थी। थैंक यू मोहना जी, खाने के इस बात को हमको बताने के लिए। Nabila, can you be a little louder? We can't hear you. I'm so sorry. Can you hear me now? Yes, yes, yes. थैंक यू सो मच। तो सौम्या, एक्चुअली आपसे अब बात करना चाहेंगे जो कैश और क्रेडिट की अगर हम बात करें, जो पहले मोहनलाल जी बोल भी रहे थे कि लोन की जो बात हुई है जो काफी बड़ी है, प्रदीप जी बता रहे थे कि लोन काफी हद तक लोग ले रहे हैं। तो अगर इफ यू कुड क्विकली टॉक अबाउट जो पैटर्न हम देख रहे हैं कैश और क्रेडिट को लेकर, एंड आई थिंक आप मोहनलाल जी को भी थोड़ा जोड़ना चाहेंगी उसमें, तो आप इफ यू कुड जस्ट टॉक अबाउट एक्सेस टू कैश एंड क्रेडिट। Right. Can we present the? Yes, Yeah. just going to. Okay. So अगर हम एक्सेस टू कैश एंड क्रेडिट की बात करें, तो ज़्यादातर रूरल एरियाज में कैश एंड क्रेडिट, स्पेशली क्रेडिट की बात करें तो हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण है उसकी बात करते हैं, जो इनफॉर्मल क्रेडिट इन द रूरल एरियाज है उसकी बात करें तो ज़्यादातर लोग जो मनी लेंडर्स या फिर जिनको हम लोग साहूकार बोलते हैं, तो मनी लेंडर्स दे रिजॉर्ट टू द मनी लेंडर्स। तो क्या हो गया था, जब इतने सारे लोग, जब इतने सारे श्रमिक, इतने सारे प्रवासी मजदूर घर लौटे थे, तो हमें ऐसा देखने को मिला था कि आजीविका एकदम ठप है गांव में और उनके पास कोई आय का साधन मौजूद नहीं है। तो उस समय एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला था जो बताता था कि लोग ऋण क्यों लेना चाहते हैं। और ये मैं मिस्टर मोहनलाल से बात करते करते उन्होंने मुझे समझाया था कि ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैं जल्दी से बताती हूँ कि वो ट्रेंड या वो पैटर्न क्या था, जो कारण था लोगों का ऋण लेने का। फिर अगर मोहनलाल जी को उसमें कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं।
तो सबसे पहला तो ये था कि जो हम फर्स्ट फेज जो हमने देखा था लगभग अप्रैल और मई के महीनों में, तो वो उस वक्त लोगों का ऋण लेने का कारण था कि उन लोगों को अपने जो रिलेटिव्स है जो शहरों में फंसे हुए थे, अटके हुए थे, जो श्रमिक शहरों में अटके हुए थे, उनको घर वापस लाने के लिए ऋण लेना पड़ा था, क्योंकि लगभग एक व्यक्ति का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो लगभग 3 से 4 हजार था। और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 से 4 हजार बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, और यूपी में कई सारी ऐसी फैमिलियां हैं और ज्यादातर एससी कम्युनिटीज की फैमिलियां हैं जो जिनका मंथली इनकम 1,000 भी नहीं होता है। तो जब उनको इतना बड़ा एक रकम चाहिए था तो उन्होंने साहूकारों की मदद ली और साहूकारों से ऋण लिया। पर ये जो ऐसे इनफॉर्मल लोन होता है तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है काफी हाई होता है, तो मतलब ये 5 से 15% तक जा सकता है। और उसके बाद जो फेज देखा हमने, तो ऋण लेने के पीछे का कारण था आजीविका की कमी की वजह से जो लोगों के आय के साधन में बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा था, तो लोगों ने ऋण लेना शुरू किया था अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए। तो मतलब हम देख रहे थे कि यूपी के हर इलाके में लोग ज्यादातर ऋण ले रहे थे, और ये ज्यादातर प्रवासी मजदूर जो लौटे थे उनकी बात कर रही हूँ मैं, पर वो लोग ऋण लेते थे मतलब आज लंच खाने के लिए, आज के मतलब रोटी खरीदने के लिए वो ऋण ले रहे थे। तो हालत इतनी खराब थी आजीविका की, और मतलब लोगों के मतलब जनरल जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी खराब थी उस वक्त। और हम जैसे इसमें भी देख सकते हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं कि हम मई से जून के महीने में एक इंक्रीज हुआ था क्रेडिट एक्सेस टू क्रेडिट में, और लोगों ने ऋण ज्यादा लेना शुरू किया था। और फिर हम उसमें और एक इंक्रीज देखते हैं जुलाई के महीने में। तो ये फेज है जो थर्ड फेज है। और इसके पीछे का कारण है कि जो कृषि विभाग है, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, तो उन्होंने इस वक्त ऋण लेना शुरू किया इन्वेस्टमेंट के लिए, कि खारिफ का सीजन आ गया था और रॉ मटेरियल्स चाहिए था, जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स बोलते हैं जिनको, तो वो सब खरीदने के लिए अब उनको ऋण की जरूरत थी। तो उन्होंने उसके लिए उसकी वजह से हम एक इंक्रीज देख रहे हैं जुलाई के महीने में एक्सेस टू क्रेडिट में। तो एक और जो चीज हमने हमारे थ्रू आउट द डेटा कलेक्शन प्रोसेस देखी है, तो वो है कि जो डिमांड था, ऋण का जो डिमांड था वो बहुत अधिक था। तो लगभग अगर 80% लोग ऋण चाहते थे तो उसमें से कुछ 5% को ही मिल रहा था, क्योंकि एक तो साहूकार भी मतलब देने से डर रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि लोग वापस दे नहीं पाएंगे, दे वर फियरिंग डिफॉल्ट इन क्रेडिट। एंड उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे कई जगह नहीं चल रहे थे, और बैंक्स तो बिल्कुल बंद ही थे। तो क्रेडिट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में थ्रू आउट द लॉकडाउन पीरियड काफी सारी दिक्कतें देखने को आई है, पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन था लोगों की आजीविका का और लोगों की दिनचर्या का एक्चुअली। जी, इस पे अगर मोहनलाल जी को और कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। जी मैम, ये जो सिचुएशन जैसे कि जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ये उम्मीद बंधी थी कि हम शॉर्ट टर्म लेके पैसा और ब्याज पे या साहूकार से अपना काम कर लेंगे, और आगे हमें मतलब जॉब जब हमें उपलब्ध हो जाएगा या हमारा दिनचर्या जब शुरू होगा तो हम उसको वापस कर लेंगे। लेकिन किसी को ये आभास नहीं था कि लॉकडाउन कितने दिन तक जाएगा और किस सिचुएशन में ये पहुंचेगा, तो इसका कोई मतलब आभास नहीं कर पा रहा था। आज की करंट स्थिति ये है कि अनाज जो पीडीएस के राशन पे मिल जा रहा है लोगों को, तो घर में जो राशन रखा हुआ है, जो उनका अपने खेतों का राशन होता है, उसको बेचकर लोग अपने दिनचर्या चला रहे हैं या सब्जी खरीद रहे हैं या कोई मतलब इस तरह की जरूरतमंद जो भी जरूरत की सामान है उसको खरीद पा रहे हैं। अब देखिए, मैं एक अपने कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पडौना या दुधही या बिशनपुरा ब्लॉक के मतलब परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे जो छोटे किसान हैं, तो एक तो वो उस समय जो है कि कहीं से पैसा लेके अपना खेती में इन्वेस्ट किए, और एकाएक इतना हमारे यहाँ बरसात हुआ इस साल कि उनके फसल जो थे, धान के फसल है या चाहे जो भी फसल है, केले के फसल है, गन्ने के फसल है, वो नुकसान हो गया। तो वो देखिए कर्ज में भी डूब गए, उनकी फसल भी डूब गई, और आने वाली स्थिति इतनी बेहतर अभी नहीं दिखाई दे रही है कि वो मतलब अपना जॉब कहीं ढूंढ सके या रोजगार ढूंढ सके। तो ये बड़ा मतलब दूरगामी असर हो सकता है कि जरूरतमंद लोगों पे या समाज पे बेनिफिशियरी पे पड़ेगा। थैंक यू वंदना जी। तो थोड़ा अभी हम
एंड की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग एक तो मैं रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर चैट विंडो पे डाल दें, हम थोड़े समय वहाँ पर आते हैं। उससे पहले आप दोनों हम क्योंकि अभी हम पिछले कुछ दिनों की बात कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में कैसे हालात हैं उस पर बात कर रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज़ जी 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 मैम। जी 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 आवाज आ रही है। अच्छा जी ठीक। मैम। हाँ जी 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 जी। आ तो रही मैं है। आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किन चीजों पे प्रशासन को ज्यादा ध्यान देना होगा। और प्रदीप जी और मोहनलाल जी, आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी, अगर आप क्विकली बता सकें कि आपको क्या लगता है कि प्रशासन को किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मोहनलाल जी, पहले आपसे देखते हैं जवाब। जी जी मैम, देखिए सबसे एक गवर्नमेंट की अच्छी पहल जो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में जो हुई है कि जो प्राथमिक विद्यालय में या अपर प्राइमरी में जो ड्रेसेज जो बंटते हैं, तो उनकी सिलाई जो है कि गांव स्तर या स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं जो सिलाई सेंटर चलाती हैं, उनसे किया जाए। उनको छोटे मोटे रोजगार, मतलब हर ब्लॉक और गांव में जो स्कूल है तो वहां से कुछ उनको अर्निंग की जो एक कंसेप्ट लेकर मतलब गवर्नमेंट आई है, तो अगर इस पे अमल किया जाए तो हमें लगता है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों की थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरी चीज ये कि ऐसे मतलब जो बच्चों के जो फीस की बात मैं कह रहा था, एक छोटी समस्या नहीं है ये। तो जब स्कूल खुले तो ऐसे जरूरतमंद लोगों की फीस के विषय में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्थानीय लेवल पे प्रशासन जो है कि जो संभव हो सकता है उनका फीस के विषय में भी सोचे कि ऐसे परिवार या माइग्रेंट लेवल की फैमिली या बच्चे फिर वापस जो है कि स्कूलों से जुड़ सकें। और मनरेगा में जो 33% की जो अनिवार्यता होती है महिलाओं की, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एक्चुअल होता ये है कि वो 33% केवल डाटा कलेक्शन के लिए और देखने के लिए होता है, लेकिन अगर हम साइट पे जाते हैं और काम करने की जहाँ पे काम होता है वहां पे अगर जाते हैं तो पता क्या चलता है कि महिला के नाम पे पुरुष जो है कि काम कर रहा है। तो हम एक 50% आबादी को जब तक हम बराबर का दर्जा नहीं देंगे और जोड़ेंगे नहीं, तो परिवार की स्थिति थोड़ा सा सुधरने में दिक्कत आएगी। और अगर मान लीजिए कि लेबर है वो बाहर चला गया, तो जो भी परिवार में महिलाएं हैं तो स्थानीय स्तर पे वो मतलब कुछ अर्न कर लेंगे, तो उनके बच्चे और उनके परिवार के लिए जो है ये कब भला होगा। तो मैं इस पे पहल करना चाहूंगा। और दूसरी चीज मैम, एक और विरोधाभासी जो चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि जॉब डिमांड की बात होती है मनरेगा में, तो हम इतना हाईटेक हो चुके हैं तो लोगों को एक ऐसा पोर्टल क्यों नहीं बना देते कि ऑनलाइन उस पर वो डाल दें और गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल हो तो उस आदमी को रोजगार मिले। क्योंकि जो प्रोसेस है काम मांगने का मनरेगा में जो एक्ट कहता है, तो वो प्रोसेस तो देखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में जब गांव में जाते हैं, एक अनपढ़ मुसहर की पत्नी, एक महिला जिसके घर खाने को नहीं है, तो किस राइट्स और अधिकार से जो है अपने ग्राम पंचायत सचिव या प्रधान से काम के लिए वो लड़ सकती है। हम थोड़ा सा इसको फील करें तो पता चलता है हमें कि क्या मतलब स्थिति होगी। तो अगर ऑनलाइन पोर्टल होगा तो एक जवाबदेही तो तय होगी कि हमारे गांव से इतने लोगों ने काम के लिए डिमांड किया, और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी कि उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा रहा। क्योंकि मनरेगा एक्ट ये कहता है कि हम आपको काम नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन हम अपने जिले में तो कभी इतना ढूंढे तो कोई नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि कहीं और जिले में अगर इस तरह की अगर बेरोजगारी भत्ता दिया गया हो तो उसका थोड़ा सा डाटा अगर हो तो हमें कोई बताने का कष्ट करेगा। तो थैंक यू मोहनलाल इसको जी, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी। जी, ये जी बहुत ही जी बढ़िया आपने एक आइडिया दिया है जो आप बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाने की सिस्टम में, उसकी बहुत ज़रूरत है। प्रदीप जी, आपसे भी यही सवाल करूंगी कि क्या लगता है आने वाले समय में सरकार को प्रशासन को किस तरह की चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नहीं, मोहनलाल जी ने काफी कुछ बता दिया है, वही चीजें मेरे यहाँ से भी था, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज की जो आजीविका की बात कर रहे हैं, ये तो सही है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने शायद कुछ चीजें इसमें हम लोगों ने शायद, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, कुछ चीजें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि हमने बात नहीं किया है कि जो अभी तो हम लोग केवल बात ये कर रहे थे कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला इससे हो रही, लेकिन उसके साथ साथ चलते उससे और भी क्या क्या समस्याएं हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या इस समय बढ़ी हुई है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ वायलेंस बहुत बड़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अभी बात नहीं किया है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जी जी जितना भी जी अगर, हाँ, जो भी जिनको काम नहीं मिल रहा है वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर पे जाके अपने परिवार पे उतार रहे हैं। और मैंने केस स्टोरी भी शायद शेयर किया हुआ है अंकित जी से,
और मैंने बात भी कराया था उस चीज को लेके, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी समस्या आने वाली है लोगों के मन में, क्योंकि क्या है कि काम है नहीं, और बाकी जो चीजें मोहनलाल जी ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था, वही मुझे भी शेयर करना था। लेकिन एक वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है अभी भी, बहुत, हर घर में वायलेंस, जहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहे थे अभी झगड़ा शुरू हो गए हैं। केवल एक ही कारण है कि आजीविका, उनके पास कुछ है नहीं और वो अपने परिवार को कैसे चलाएं उसको लेके अब वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, और घर पे ही अपने पत्नी से, अपनी लड़की से लड़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक और चीजें जो बात आ रही थी अभी आंगनबाड़ी और उसकी आप लोग बात कर रहे थे, उसमें एक सबसे बड़ा समस्या अभी, चैलेंजेज अभी भी है, जो सेफ डिलीवरी नहीं हो पा रही, अभी भी डर इशू बना हुआ है कहीं ना कहीं कोरोना को लेके। तो जो भी महिलाएं हैं, मतलब उनका अगर मतलब प्रसव हो रहा है तो वो भी थोड़ा सा डर के मारे, डर है, एक बहुत बड़ा डर है कि वो इधर हॉस्पिटल्स में भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। बस हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर कोई भी कुछ भी हो रहा है तो हम उसको केवल यही नाम दे दे रहे हैं, कोरोना से मर गया। लेकिन क्या जितनी भी मौतें हो रही, चाहे जो लोग भी अभी जिनका भी डेथ हो रहा है, केवल कोरोना से ही हो रहा है। कहीं सरकार इसका केवल कहीं पे भी अलग चीजें नहीं दिखा रही है, बस एक चीज डाल दे रही है कि कोरोना से हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि जो मोहनलाल जी बात बताएं वो वही मेरे यहाँ से भी वही चीजें हैं कि आजीविका को बढ़ाया जाए। अगर आजीविका जैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे जो पहले की तरह थी, धीरे धीरे पटरी पे लाइन आ जाएगी। अगर आजीविका नहीं बढ़ेगी तो फिर सरकार को आजीविका के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हैं, अभी भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और उनको कोई कुछ भी नहीं, बस ऊपर से दिखावा है केवल सरकार का कि हम ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड लेवल पे ये है, कुछ भी काम नहीं है, लोग परेशान हैं। जी, थैंक यू प्रदीप जी। आप सही कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे वो समय के चलते हम शायद बात नहीं कर पाए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मेंटल हेल्थ और डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे बात ज़रूर हमको करनी है। तो क्विकली थोड़े सवाल आए हैं हमारी चैट विंडो में, तो मैं एक सवाल, पहला सवाल तो मैं थोड़ा प्रदीप जी से पूछती हूँ कि एजुकेशन के बारे में अगर बात करें, तो ये अमित श्रीवास्तव जी ने सवाल पूछा है कि किस तरह से अभी एजुकेशन का क्या हाल है, क्योंकि बच्चों को एक्सेस नहीं है स्कूल्स वगैरह का, तो उसके क्या हालात हैं अभी ब्लॉक? अभी उसके लिए जो भी ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं लोग, सबसे पहले तो एजुकेशन, एक तो हमने एमडीएम का बता दिया, एमडीएम कैसे पहुंचाया जाए उनके पास, और बच्चों की शिक्षा को लेके लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टीचर की एक टीम बनाई जा रही है कि घरों में जा जाके, मतलब अगर जिनके पास सेट है, एंड्रॉइड सेट है चकुन पे, तो ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब उनको हम क्या करें, किसी न किसी तरह ऑनलाइन क्लास चलाने की शुरू करें। लेकिन चूंकि अब गांव की कंडीशन है, गांव की स्थिति है कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या है कि मतलब सबके पास तो सेट नहीं है, खाने का ही नहीं है, तो कहाँ से वो अच्छे सेट लेंगे। और ऊपर से अगर सेट भी जिनके पास मोबाइल सेट, एंड्रॉइड सेट है, तो लाइट की भी व्यवस्था प्रॉपर वे से नहीं है, कभी बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो ये एक समस्या। और घर में एक मोबाइल है, उस पे सब सारे कॉल्स भी आते हैं, तो कॉल्स को भी देखना और पढ़ाई को भी देखना है। तो सरकार तो सोच रही है कि कहीं ना कहीं हमको उनको ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाने की बातें करें, लेकिन अभी भी वो समस्याएं है कि अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, केवल बस प्लानिंग में चल रहे हैं। और उसके साथ साथ मतलब बहुत सारे, अगर आपने देखा होगा, कुछ दूरदर्शन पे कुछ ऐसे चैनल्स भी चलाए जा रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ें, लेकिन सबके यहाँ टीवी है कि नहीं है, ये भी एक समस्या है। तो उसके लिए ये हो रहा है कि कुछ ऐसी, जो अगर घर पे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जैसे बात करूँ, एक हमारा ब्लॉक है ब्रिजमनगंज, तो वहाँ के जो भी बीआरसी हैं, बीओ हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब जो प्रधान है उनके साथ एक बार मीटिंग किया है कि जो अपने गांव लेवल में जो भी बच्चे हैं, मतलब गांव में अच्छे खासे जो बच्चे पढ़ रहे थे, अभी क्लास नहीं चल रहा है, तो वो क्या करें कि गांव में जो भी उनके आसपास में छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी के हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग से बना के, चाहे उनके आसपास में उन बच्चों को कम से कम वो 1 घंटा या आधा घंटा पढ़ाएं, कि जिससे जो उनका स्वास्थ्य, जो पढ़ाई है, वो कम से कम कंटिन्यू रहे। लेकिन ये अभी पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर डर है, पता नहीं उसके यहाँ कोरोना है कि नहीं, कुछ उसको समस्या है कि नहीं, इसके डर के नाते जो बच्चे चाहते भी हैं कि हम उनको पढ़ाएं, वो भी अभी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। मोहनलाल जी, थैंक यू प्रदीप जी, बहुत आपने बड़ा अच्छा ये जो बताया एग्जाम्पल, जहाँ पे हो रहा है तो छोटे छोटे हिस्सों में ये चीज़ें लोग करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। मोहनलाल जी, आपसे ये सवाल करना चाहूँगी। अभिषेक मिश्रा जी ने पूछा है कि क्या ये स्थिति सरकार से साझा की जा रही है, और यदि हाँ तो सरकार का क्या मंशा है स्थिति सुधार हेतु? मोहनलाल जी। हेलो।
हेलो, जी मोहनलाल जी। आ रही है आवाज? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आप, मैं प्रश्न जी रिपीट करूं? अ, जी जी, थोड़ा सा चर्चा मैं पिछले प्रश्न में जो प्रदीप जी कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जो सरकार से जो शेयर करने की जो बातें हो रही हैं कि मांग रखा जाए, तो क्या हम इसे जो एंड्रॉइड सेट और टीवी और दूरदर्शन की जो बात हो रही है, क्या हम कल्पना करते हैं कि उन मुसहर बस्तियों में कितने एंड्रॉइड और कितने टीवी लगे हुए हैं जिनके बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं या आंगनबाड़ी सेंटरों पे जाते हैं? ये एक सोचने की बात होगी। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में अक्सर अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति 50-100 मतलब इससे कम ही होता है, और हर जगह जो है कि मानक अनुसार टीचर लगे हुए हैं। और हमारे मतलब यूपी में जो स्थिति है कि हर लोग जो है कि स्कूल जाते हैं, तो क्यों नहीं हम 2 या 4 जो एक टोले पे जो बच्चे होते हैं, 5 बच्चे जो होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 अध्यापक हैं, तो 5 पूर्वे में टाइम टेबल के हिसाब से जाके कुछ शिक्षा दे सकते हैं। अगर एक साथ हम नहीं पढ़ा सकते तो इस पे भी तो पहल हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, मैं जो साझा की बात हो रही थी तो अभी हुआ है एक साझा मतलब शेयर किया गया होगा कि जो आंगनबाड़ीज हैं उनको प्री प्राइमरी से जोड़ा गया है अभी जो आने वाले टाइम में शिक्षा को लेके, इस लॉकडाउन को देखते हुए, कि वो अपने एरिया में, क्योंकि 1000 की आबादी में उनको काम करना रहता है, तो वो इस पे अभी चल रही है, शुरुआत हुआ है, बहुत जगह शुरू हो गया है कि जो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं तो वो अपने आंगनबाड़ी सेंटर पे अब धीरे धीरे बुला रही हैं। जितने बच्चे तो प्राइमरी में जितने आते हैं उतने तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आ रहे हैं और उनको अब पढ़ाना वो शुरू कर दिए हैं उस पैटर्न को। लेकिन एक सवाल है, सबसे जी बड़ी जी चीज ये है, जी, एक सवाल उसमें जी ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि क्या वो उतने मतलब ओरिएंट हैं उस चीज को लेके, जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा, और क्या वो क्वालिटी आएगी, ये भी एक सवाल है सबसे बड़ी चीज। पहली बात तो प्रदीप सर, हम लोग अपने दिमाग में ये बात अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर होता कि जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं जहाँ पे 6 या 5 वर्ष की उम्र के जो जी बच्चे जाए, तो पढ़ाई वहाँ पे सेकेंडरी मैटर होता है। पहला जो होता है हम फूड सप्लीमेंट और हेल्थ और न्यूट्रिशन की चीजें आंगनबाड़ी से पूरी की जाती हैं। और पढ़ाई का जहाँ तक कंसेप्ट है, तो पढ़ाई के लिए वो छोटे बच्चे तो वहाँ पे उतना प्रिपेयर या क्वालिटी की बात करना बेमानी होगा, क्योंकि वो जब स्वस्थ रहेंगे और जब अच्छा रहेंगे तभी वो आगे चल के पढ़ पाएंगे। जी तो जो प्री प्राइमरी का जो कंसेप्ट है, अभी देखिए ख्याली पुलाव है। अभी आरटीए लागू हुए 2009 से 20 हो गया, अभी क्या कितने मानक पूरे हो गए, तो भविष्य में देखने को मिलेगा कि एनपी 2019 से क्या मतलब उसका कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। जी लेकिन अभी जो संसाधन हमारे पास जो उपलब्ध है, जो टीचर्स हमारे पास उपलब्ध है, अधिकतर स्कूलों में आप देखते होंगे कि 100 से कम ही बच्चे हैं, और माने कौन सा 4-5 टीचर हर जगह हैं, तो क्यों नहीं हर गांव में 5 या 6, मतलब मेरा ये सुझाव था कि ऐसा हो सकता है अगर सॉरी हम लोग मोहनलाल जी मांग और रखें प्रदीप तो। जी, आई एम सो सॉरी, मुझे क्योंकि समय का थोड़ा हम ध्यान जी रखते हुए आई एम सो सॉरी, मुझे शायद आप लोगों को रोकना जी पड़ेगा इस समय। मैं आई कार्ड टीम की तरफ से ओके धन्यवाद देना ओके। चाहती हूँ आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस समय। अ, और उम्मीद है कि ये चर्चा जो आपने चालू करी है, ये एक छोटी सी हमारी पहल है, और हम चाहेंगे कि ये बात आगे बढ़ती रहे, लोगों तक पहुंचे, और जल्द ही जो हालात आपने बताए हैं जो काफ़ी अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो जल्द ही बेहतर हो, हमारी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप पांडे जी और मोहनलाल जी। वेलकम। अंकित एंड सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर ओके शेयरिंग योर ओके। इनसाइट्स विद अस टुडे। और हमारे साथ जो बाकी लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ इस समय पर इस यूपी की चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वेबिनार के अगले चैप्टर में कल हम एमपी पे बात करेंगे, कल सुबह 11:30 बजे। उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग हैं हमारे साथ वहाँ जुड़े, और इस वेबिनार में यूपी की बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।